जय हिंद प्यारे साथियों। दिल्ली पुलिस की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम हमारे जो पिछले 2023 में जो 45 शिफ्ट हुई थी उनका हर शिफ्ट का एनालिसिस जो कर रहे हैं, उसमें हमने सेकंड शिफ्ट स्टार्ट कर रखी है और आज की क्लास में उसका पार्ट 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सोल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन 16 है। अजीता श्रीवास्तव। अजीता श्रीवास्तव खालिस्तान की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो प्यारे साथियों, ये यूपी से संबंधित है। ये यूपी से संबंधित है। हम समझ लेते हैं अजीता श्रीवास्तव के बारे में। अजीता श्रीवास्तव तो समझना, अजीता श्रीवास्तव अजीता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। ये विशेष रूप से अवधी, भोजपुरी और ब्रजभाषा लोक गीतों के लिए जानी जाती हैं। इन्हें 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये वाराणसी के रहने वाले हैं अजीता श्रीवास्तव। तो यूपी से है, इनका यूपी से बिलोंग करते हैं। बाकी की जानकारियां तकरीबन सेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर बार नए आते हैं। ये क्वेश्चन उन क्वेश्चनों में से एक था। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की साक्षरता सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो समझना इसके बारे में। जैन धर्म की साक्षरता प्यारे साथियों सबसे अधिक दर्ज की गई है। इसमें 94.9% इसकी साक्षरता थी। दूसरे नंबर पर ईसाई, जिसमें 84%। तीसरे नंबर पर हिंदू, जिसमें 73%। और मुस्लिम 68% साक्षरता हासिल करते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप लगातार हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में 2011 की जनगणना से बहुत सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए थे। हमने एक एक पॉइंट, बल्कि हमने गंतव्य, जनसंख्या गंतव्य, लिंगानुपात और भी बहुत सारे आंकड़े हमने कवर कर लिए थे। तो बार बार इसका रिपीटेशन ना करते हुए, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा हमें करवाना होता है, तो उसको आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें 2011 की जनगणना सारी की सारी करा रखी है। किस धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये जैन है। लगभग कितनी है? तो 94.9% है। ध्यान रखना, 2023 में जैन धर्म के बारे में पूछा गया है। ऐसा हो सकता है कि अगले बार दूसरा, तीसरा या किसी स्पेशल पार्टिकुलर करके भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जैन धर्म की साक्षरता 94.9%, दूसरे धर्म की ईसाई की साक्षरता 84% और हिंदू की साक्षरता 73% और मुस्लिम 68% है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के निम्न में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? मयूर नृत्य। प्यारे साथियों, यहां पर जो राइट आंसर है वो हमारा मलियट्टम है। मलियट्टम में महिलाएं या व्यक्ति मोर जैसी वेशभूषा बनाकर इसमें नृत्य करते हैं। ये नृत्य केरल का नृत्य है। मैं आपको केरल के कुछ और नृत्य भी यहाँ पे करवाता हूँ जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो समझना, केरल से जो इंपॉर्टेंट नृत्य है इसमें एक है सेवाकली। कथकली से पहले अभ्यास के तौर पे ये किया जाता है। कथकली से पहले प्यारे साथियों, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्यों के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। इसके अलावा जो कथकली है ये केरल से संबंधित है और कथकली शास्त्रीय नृत्य करने से पहले सेवाकली नृत्य किया जाता है। इसके अलावा ओटम दुलाल, काली गोपाल, पडयनी, कुरावारकली, कनियाट्टम, थप्पुकली, कोलकली, मारकली, थिरुवातीरकली, थच्चम मुदियेट्टू, एलेक्का राडी, चिविटकली, चकियार कुतु और प्रियारकली। जिसके पीछे प्यारे साथियों कली वर्ड मिल जा, उसका सिंपल ही ट्रिक आप बना लेना कि वो केरल से संबंधित है। जिसके भी पीछे कली मिले, आप देखोगे यहाँ पे भी कली है, यहाँ पे भी कली है, यहाँ पे भी
कली है, यहाँ पे भी कली है, इसके पीछे भी कली है, और यहाँ क्वेश्चन में भी आप देखोगे। और एक इसकी ट्रिक और एक और होती है, जब डबल टे आपको मिले तो समझ लेना ऐसे नर्तक केरल से संबंधित ही मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें भी डबल टे है, तो ऐसे नृत्य जिसके पीछे डबल टे है या फिर जिसमें कली आता हो, 99% ऐसे नृत्य केरल से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में प्रमुख घटक नहीं है? माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में प्रमुख घटक नहीं है, तो इसमें आईडीबीआई बैंक है। आईडीबीआई बैंक, बाकी सारे के सारे वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण और वाणिज्य बैंक, इनका इनकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य है, इनकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य है उद्योगों को, छोटे उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना था। तो यहाँ पर जो आईडीबीआई बैंक है, इसका कोई भी किसी भी माइक्रो फाइनेंस से रिलेशन नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको करा देता हूं इससे संबंधित, उसके बारे में एक बार समझना। यहां पर जैसे बहुत बार, मोस्टली बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना प्यारे साथियों 12 जुलाई 1982 को हुई थी। पिछली बार भी ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस के एक शिफ्ट में, कई शिफ्टों में एक क्वेश्चन आया है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। इसका निर्माण कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। अगला है सिडबी, जिसकी फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जाती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई। इसे लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों के विकासों की सहायता हेतु बनाया गया था। सिडबी का हेडक्वार्टर प्यारे साथियों लखनऊ में है। इसके अलावा एक बैंक है अपना एग्जिम बैंक, जिसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के तौर पर जानते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारत के निर्यात और आयात को बढ़ावा देना एवं विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एक है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई। 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना हुई। इसे आवास क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता देना और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को रेगुलेट करना इसका उद्देश्य था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अलावा आईआरडीएआई बैंक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1999। ये बीमा क्षेत्रों का नियमन और विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। एक सेबी है प्यारे साथियों, जिसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। इसका एक्ट बना था सेबी एक्ट 1992 का, जिसके तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पूंजी बाजार का नियमन और निवेशकों के हितों की रक्षा करता है ये। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये शेयर बाजार की देखरेख करता है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता देना इसका लक्ष्य है और ये मुंबई में है। एक बार फिर से ध्यान रखना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में, नाबार्ड भी 1982 में, एग्जिम बैंक भी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई के अंदर है। एनएचबी, इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली के अंदर है। आईआरडीआई की स्थापना, यहाँ पे स्थापना जरूर याद रखना, स्थापना इसकी 1999, हेडक्वार्टर हैदराबाद में। सेबी की स्थापना 1988, ये 1992 की डेट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। आईडीबीआई बैंक स्थापना 1964, मुंबई के अंदर। उम्मीद है प्यारे साथियों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को पॉज कर एक बार इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा, वॉलीबॉल के खेल में लिब्रो एक खालिस्तान होता है। लिब्रो क्या होता है प्यारे साथियों? खेलों की शब्दावली बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा। स्टैटिक का जो हमारी
सीरीज चली हुई है, उसमें खेलों से संबंधित जो जो शब्दावली एग्जाम में पूछी जाती है उसको भी आप अच्छे ढंग से देखेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है वॉलीबॉल के खेल में लिब्रो एक होता है, तो विशेषज्ञ डिफेंस खिलाड़ी को लिब्रो बोला जाता है। विशेषज्ञ डिफेंस खिलाड़ी को क्या बोला जाता है? लिब्रो बोला जाता है। विशेषज्ञ डिफेंस खिलाड़ी को, विशेषज्ञ डिफेंस खिलाड़ी को लिब्रो बोला जाता है। वॉलीबॉल से संबंधित मैं आपको कुछ जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे समझना, प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी रिजर्व रहते हैं। वैसे 12 खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी रिजर्व रहते हैं और 6 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। एक टीम सर्व, ब्लॉक और रोटेशन इन नियमों से खेलती है। ये शब्द पूछे जा सकते हैं, सर्व, ब्लॉक, रोटेशन, ये किस खेल से संबंधित है? तो ये वॉलीबॉल से संबंधित है। वॉलीबॉल टीम में कुल खिलाड़ी 12, 6 + 6 यानी कि 6 मैन खिलाड़ी और 6 रिजर्व। कोर्ट में कितने खेलते हैं? तो 6 खिलाड़ी खेलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे समझना, संसदीय सरकार की विशेषताएं, एक तो आप एक एक ऑप्शन को देखना। पहला ऑप्शन है राज्यसभा का विघटन। इसका अर्थ होता है कि राज्यसभा भी भंग की जा सकती है। बिल्कुल गलत है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये राइट आंसर है। ये संसदीय सरकार की कोई भी विशेषता नहीं है। इसके अलावा बहुमत दल का शासन होता है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल जो 74 है और जो 75 है, इसमें सिंपल तौर पे आर्टिकल 74 में ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल को सरकार बनाने के लिए इजाजत देगा। राष्ट्रपति बहुमत दल के, जिसको बहुमत मिलेगा ना, उसको सरकार बनाने के लिए अलाउड करेगा। आर्टिकल 74 में ये बात लिखा गया। आर्टिकल 74 में मंत्रिमंडल है भाई, मंत्रिमंडल, और इसी अनुच्छेद के तहत ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को सरकार बनाने के लिए बोलेगा। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, बिल्कुल सही है। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, ऐसा भी है बिल्कुल कि नाम मात्र के तौर पर हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये नाम मात्र के तौर पर ही रहते हैं, बाकी कार्यपालिका की उपस्थिति। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है ना, वो है राज्यसभा का विघटन। प्यारे साथियों, कुछ क्वेश्चन मैं संसद से संबंधित आपको करवा देता हूँ। संसद जो है अनुच्छेद 79 में है, इसके 2 सदन है। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो में शायद जो मैंने इसके 2 सदन बताए, एक तो लोकसभा और एक सदन मैंने बताया इसका राज्यसभा। शायद गलती से वहां पे 181 लिखा गया था, इसका राइट आंसर 81 ही है, अनुच्छेद 81, और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, जबकि संसद जो है अनुच्छेद 79 है। प्यारे साथियों, अनुच्छेद 79 के तहत संसद के 3 अंग है और सदन कितने हैं? 2 अंग के तौर पे, अंग के तौर पे एक तीसरा अंग इसका राष्ट्रपति भी होता है, और एक लोकसभा और एक राज्यसभा। प्यारे साथियों, वैसे संसद के बारे में बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम इतनी ही जानकारी रखेंगे कि संसद किस आर्टिकल में है? 79 में, लोकसभा अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में, और अनुच्छेद 79 के तहत संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि क्या राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है या माना जाता है? तो माना जाने में एक अलग सी फीलिंग आती है कि इसके लिए शायद कोई आर्टिकल, कोई क्वेश्चन या संविधान में उल्लेख नहीं होगा, वैसे ही मानते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आर्टिकल 79 के तहत संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो खालिस्तान के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो खालिस्तान के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। इसमें जो राइट आंसर है वो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवेश से होने वाली आय है। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये एक स्टैटिक का मिसलेनियस का पॉइंट है, किसी भी एग्जाम के टॉपिक, किसी भी सिलेबस में ये नहीं आता, ये वैसे ही उठाया गया क्वेश्चन है। हर बार अलग अलग क्वेश्चन ऐसे उठते रहते हैं, ये ऐसा भी नहीं है कि मैं इसके बारे में बता दूं। आंसर तो यहाँ पे लिखा हुआ है
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विनिवेश से होने वाली आय। तो इसमें हर बार बदल के क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन तो ऐसा होता ही है। अगला क्वेश्चन है कि कजली, अगला क्वेश्चन है कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, कजरी जो त्योहार है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी, इन सभी राज्यों के अंदर, और राजस्थान इसके अंदर भी मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कहीं ये क्वेश्चन एमपी से तो नहीं है, या फिर राजस्थान, या फिर यूपी, या फिर बिहार, इन सभी राज्यों में, और एक छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में कजरी त्योहार मनाया जाता है। हर बार ऑप्शन पे डिपेंड होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में है, तो यहाँ पर राजस्थान हमारा राइट आंसर हो जाता है। इससे संबंधित कुछ और जो राजस्थान के इंपॉर्टेंट उत्सव है वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे राजस्थान के इंपॉर्टेंट जो उत्सव है, राजस्थान में कई उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें पुष्कर मेला, मरुस्थल उत्सव, मरुस्थल उत्सव जिसे डेजर्ट फेस्टिवल भी कहते हैं, मारवाड़ उत्सव, गणगौर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तीज और ऊंट उत्सव भी मनाया जाता है। इसके अलावा बूंदी उत्सव, शीतलाष्टमी या अखा तीज और मेवाड़ उत्सव भी मनाए जाते हैं। राजस्थान, देखो यहाँ पे लिखा गया प्यारे साथियों, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में कजरी तीज के रूप में पर्व मनाया जाता है जिसमें विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। तो ये जो कजरी त्योहार है ना, ये यहीं से पूछा गया कि किस राज्य से रिलेटेड है, तो राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसके त्योहार बाकी के सारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें पुष्कर मेला कई बार पूछा गया, पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, तो पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। मरुस्थल उत्सव, मारवाड़ उत्सव, गणगौर उत्सव, तीज और ऊंट मेला, इसके अलावा बूंदी उत्सव, शीतलाष्टमी, अखा तीज, ये सारे के सारे किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कि 1932 में महात्मा गांधी और खालिस्तान ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। तो शायद ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, आप सबको पता होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने 1932 में महात्मा गांधी के साथ मिलकर पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले प्यारे साथियों 1930, 1931 और 1932 में इन तीनों साल गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। गोलमेज सम्मेलन, इन तीनों डेटों में गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तीसरी गोलमेज सम्मेलन से पहले 1932 में यहाँ पर ये समझौता हुआ था, पूना पैक्ट समझौता। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आसान ही क्वेश्चन है, तकरीबन ऐसे क्वेश्चन तो सभी बना लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है। फास्टिंग फीस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी। प्यारे साथियों ये वो क्वेश्चन है जो हर किसी के नंबर काटते हैं, यहां तक कोई भी अप्रोच नहीं कर पाता। मैं आपको लेके चलता हूं कुछ उपन्यासों में जहां से आप ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर इसका राइट आंसर अनीता देसाई है। कुछ और उपन्यास जो हमारे एग्जाम में आने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछे जाते हैं। ये पूना पैक्ट के बारे में है, यहाँ पे समझते हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला आंसर है, क्वेश्चन है गोदान। गोदान जो है ये मुंशी प्रेमचंद की है। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद की गबन है, कर्म भूमि है, रंग भूमि है और सेवा सदन है, निर्मला है। ये सारे के सारे प्यारे साथियों मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास है। हरियाणा के एग्जामों में भी और सेंटर के एग्जामों में भी मुंशी प्रेमचंद का एक उपन्यास किसी ना किसी शिफ्ट में तो पूछा ही जाता है। यहाँ पर गोदान, गबन, कर्म भूमि, रंग भूमि, सेवा सदन और निर्मला सभी के सभी उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं। इसके अलावा परिणीता शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है, देवदास इसकी है और चरित्रहीन इसकी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। यहाँ पर परिणीता, देवदास और चरित्रहीन ये तीनों इसी की हैं। इसके अलावा गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है धर्मवीर भारती की दोनों गुनाहों का देवता भी और सूरज का सातवां घोड़ा। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का, सूरज का सातवां घोड़ा ये भी धर्मवीर भारती का। इसके अलावा मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, प्रति प्रिकथा ये फणीश्वर नाथ रेणु की है और तमस विषम साहनी की है और झूठा सच
ये यशपाल का है। प्यारे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना भी कंटेंट हम एकदम से नहीं देते आपको कि आप उसको याद ना कर सको, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम शिफ्ट में यहाँ पे शामिल करते हैं। तो आपको मुंशी प्रेमचंद के ये सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट को जरूर याद करना। गोदाम, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन और निर्मला। इसके अलावा देवदास, चरित्रहीन और परिणीता शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की है। गुनाहों का देवता मोस्ट इंपोर्टेंट है, और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के, हरियाणा में भी बहुत बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी खालिस्तान का सत्रीकरण करते हैं। स्वपोषी ऐसे होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी। तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें राइट आंसर है यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी। बिल्कुल राइट आंसर है, यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। मैं यहाँ पे आपको कुछ नदियों के बारे में बता देता हूँ। यमुना नदी गंगा की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर गंगा की और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, जिसमें एक नदी का नाम है रामगंगा, एक नदी का नाम है गोमती, एक नदी का नाम है गंडक, एक नदी का नाम है कोसी, एक नदी का नाम है यहाँ पे यमुना, और एक नदी का नाम है सोन नदी। प्यारे साथियों हरियाणा के एग्जाम में पूछा गया था कि दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी कौन सी है। सोन नदी एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र नदी जो दक्षिण की ओर से गंगा में मिलती है। दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली नदी, दक्षिण की ओर से गंगा मिलने वाली नदी सोन नदी। प्यारे साथियों अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और गंगा में जाकर मिलती है बिहार के अंदर। इसके अलावा जो गंगा नदी है आप सबको पता होगा, गंगोत्री से निकलती है गंगा, गंगोत्री से। वैसे गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की, या फिर मैं बोलूं भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर की है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। प्यारे साथियों यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी, अगर सबसे लंबी नदी की बात आए, भारत की सबसे लंबी नदी तो वो ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे लंबी नदी जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर की है, 2900 किलोमीटर। और गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। लंबी सहायक नदी की अगर बात आए, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, और दक्षिण की सबसे लंबी सहायक नदी गोदावरी। सहायक नहीं, वैसे दक्षिण की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, दक्षिण की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, दक्षिण की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, गोदावरी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, गोदावरी जिसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं, वृद्ध गंगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा के तौर पर, दक्षिणी गंगा के तौर पर कावेरी नदी को जानते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण की पवित्र नदी भी कहते हैं, दक्षिण की पवित्र नदी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है भारतीय नदी तंत्रों के बारे में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे देखो गोदावरी नदी हरियाणा राज्य से होकर बहती है, बिल्कुल गलत है। गोदावरी तो महाराष्ट्र से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाली खाड़ी में गिरती है, ऊपर तो आती ही नहीं। महानदी केवल छत्तीसगढ़ में गुजरती है, नहीं, महानदी छत्तीसगढ़ से गुजरकर ये उड़ीसा में जाती है। उड़ीसा में उत्कल का मैदान महानदी का ही मैदान है और बंगाली खाड़ी में गिरती है। सोन नदी का उद्गम पंजाब से है, बल्कि मैंने अभी बताया कि सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से है। तो शायद आपको ये सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर जो यमुना नदी गंगा की सहायक नदी ये बड़ा है। राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। प्यारे साथियों इसको भी आप समझना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सारी की सारी
पॉपुलेशन वगैरह कि किस राज्य में, किस यूटी में जनसंख्या अधिक है, किस यूटी में जनसंख्या कम है, सारी की सारी डिटेल मैंने आपको करवा रखी है। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र और बिहार है। अगला क्वेश्चन है, रेफलेसिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे साथियों, पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है। देखो समझना इसके बारे में, रेफलेसिया अर्नोल्डी। रेफलेसिया अर्नोल्डी के बारे में समझना, यहाँ पे सबसे बड़ा पुष्प तो ये समझना इसके बारे में। हाँ चलो यही है, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफलेसिया अर्नोल्डी है। पुष्प की बात आए, ये कहाँ पाया जाता है? तो इंडोनेशिया और सुमात्रा द्वीप के ऊपर पाया जाता है। इसमें कैसी गंध होती है? तो इसमें सड़ी मांस जैसी दुर्गंध होती है। यह पौधा कैसा है? तो परजीवी है, परजीवी पैरासाइटस ऐसा पौधा जो किसी दूसरे पादप पे उगकर, मतलब वहीं पर फलता फूलता है, उसी से सारा का सारा भोजन ऊर्जा ग्रहण करता है। इसके अलावा इसकी खोज किसने की थी? तो रेफलेस अर्नोल्डी ने 1818 में इसकी खोज की थी। उसी के नाम पर इसके फूल का नाम पड़ा था। तो प्यारे साथियों, ये हमारे सेकंड शिफ्ट का पार्ट 2 था। यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चन देखे और 15 क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से डिटेल से समझा। उम्मीद है आपको पूरे का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, उसका समाधान भी करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।